हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड का जी आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन अपन इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई के लिए फिर ने फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 16 से ओपन हुआ था कल के दिन और 18 मार्च कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 24 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 304 टू 320 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 46 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, 400 करोड़ का इशू साइज, 1.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 240 करोड़ का, ओएफएस 160 करोड़ का किया जा रहा है। और बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 20 मार्च का, 23 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर किया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे एक्चुअली गाइस। क्यूआईबी ऑफर किया गया 20% का, सॉरी क्यूआईबी ऑफर किया गया, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 20% का। बिग एच एन है 10, स्मॉल एच एन है 5, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। और रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 46 शेयर्स मिलेंगे जो कि 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एच एन स्मॉल एच एन मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो है 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एच एन मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस, अगर आईपीओ में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जिसमें अगर रिटेल, बिग एच एन आई और या फिर स्मॉल एच एन आई किसी भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में उसमें मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट अलॉट होगा। बिग एच एन आई में अगर हम बात करें तो गाइस, बिग एच एन आई में लगभग अगर देखा जाए तो ओनली 68 लॉट अलॉट होगा। स्मॉल एच एन आई में ओनली 14 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर गाइस 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। वहीं अगर हम इसके कंपनी के एंकर से देखा जाए तो 120 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन टू डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए ना तो लगभग क्यूआईबी फुल्ली ओवर सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरी से अंडर सब्सक्राइब, जिसमें से क्यूआईबी अगर देखा जाए तो 1.28 टाइम सब्सक्राइब है। 25 लाख शेयर्स का ऑफर था, 32 लाख शेयर्स बीट किया, 102.5 करोड़ का। बाकी अदर कैटेगरी से बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जिसमें से बिग एच एन आई ओनली 36% सब्सक्राइब, 4.5 लाख शेयर्स का बीट किया है, स्मॉल जो कि 14.3 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई अगर देखा जाए तो 15% सब्सक्राइब है, जो कि 93,000 शेयर्स का बीट किया, 2.9 करोड़ का। और रिटेल में 11% सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 4.9 लाख शेयर्स का बीट किया है, 15.8 करोड़ का। यहाँ पे गाइस सिर्फ क्यूआईबी में ही ओवर सब्सक्राइब है, बाकी अदर कैटेगरीज में एचएनआई और रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल हुआ 48% सब्सक्रिप्शन, 42.4 लाख शेयर्स बीट किया, 135.6 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिल रही है। तो गाइस रिजल्ट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अंडर देखने को मिल रहा है, अंडर सब्सक्राइब है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो इसके बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है कि मैं फ्री बता देता हूँ। कंपनी जो है रिसर्च ड्राइवन एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो कि वास्ट पोर्टफोलियो है फॉर्मुलेशंस और टेक्निकल्स का। 24 में प्राइस जो है ईज होता हुआ नजर आया था, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो प्राइस में थोड़ा नरमी देखने को मिला था, जिसके कारण 24 के रेवेन्यू में गिरावट आया 1158 करोड़ का। लेकिन प्रॉफिट बहुत ही शानदार ग्रोथ हो गया, 55.5 करोड़ का। 25 में 1301 करोड़ का रेवेन्यू और 81.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 847.6 करोड़ का रेवेन्यू, 81 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी देखेगा तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ 26 में बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ, लेकिन जो सेकंड हाफ होता है ना, मतलब कि सेकंड हाफ का जो परफॉर्मेंस होता है डाइल्यूट होता है, मतलब कि थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है सेकंड हाफ में जो है कंपनी का परफॉर्मेंस जो थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है कि जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है, केमिकल जो मैन्युफैक्चर करता है, ये मेनली फर्स्ट हाफ में ही मेनली इसका जो डिमांड पीक पर होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में क्या होता है समर सीजन और मॉनसून सीजन होता है, जिसके वजह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में बहुत ही बेटर होता है, लेकिन सेकंड हाफ में वैसा कोई परफॉर्म नहीं होता है, एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी के, जो कि कंपनी जो है ना ये हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और इसके कॉम्पिटिटर है पीआई इंडस्ट्रीज, सुमितोमो केमिकल, इंडिया धानुका एग्रीटेक, रैलिस इंडिया, भारत रसायन, इंडिया पेस्टिसाइड, एक्सेल इंडस्ट्रीज, हेरानबे इंडस्ट्रीज। ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे, अगर देखा जाए इसके ऑब्जेक्टिव का, तो लोन मेनली रिपेमेंट करना चाहता है, प्रीपेमेंट करना चाहते हैं, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के रेशियोज का, तो ROE, RONW
15.6 के आसपास, पीएटी 9.5, एबिटा मार्जिन 16.4% का, डेट इक्विटी 0.5 टाइम का, पीवी 2.8, पी रेशियो 15.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 98.3%, मार्केट कैप 1488.6 करोड़ के अराउंड किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो गाइस आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो ऑफर करता है कंपनी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं, हर एक तरह का प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे इसका रेवेन्यू मेनली जो है ना फॉर्मुलेशन से जनरेट होता है। फर्स्ट हाफ में 71.8% का रेवेन्यू जनरेट किया ओवरऑल का, जो कि बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है, और 28% का ओनली टेक्निकल से ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और इसमें भी गाइस अगर देखा जाए तो रेवेन्यू मेनली गुजरात से ही जनरेट होता है, 27.3% का रेवेन्यू को जनरेट करता है अकेले गुजरात से। उसके बाद है महाराष्ट्र 16.9% का रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी अदर से गाइस बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करता है। डोमेस्टिक में 90.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब यहाँ पे पेटेंटेड प्रोडक्ट से कोई खास रेवेन्यू नहीं, बल्कि ओनली 17.1% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जबकि जेनरिक प्रोडक्ट्स के सेल से 83% का रेवेन्यू जनरेट करता है। चाइना से जो कंपनी रॉ मटेरियल जो कॉस्ट लगता है चाइना से लगभग बात के 42% का, बाकी इंपोर्ट करता है यहाँ पे 45.7% का इंपोर्ट करता है, जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गाइस बहुत ज्यादा मतलब कि इस पर डिपेंड करता है। और अगर हम ग्लोबल एग्रोकेमिकल सेल्स की बात करें तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक 5.9% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। इंडिया की एग्रोकेमिकल मार्केट भी 9.5% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है, मतलब कि ग्रोथ जो है इसका बहुत ही बेटर हो सकता है आगे चलकर। और ये जो कंपनी है अगर हम बात करेंगे तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट हो रहा है। प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया, फुल्ली प्राइस्ड। ऑब्जेक्टिव स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में एग्रोकेमिकल क्रॉप प्रोडक्शन सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट होता है। और प्रोडक्ट्स जैसे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, इस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। रिसर्च फोकस्ड कंपनी है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन फॉर्मुलेशंस, एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस को डेवलप कर रही है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि फार्मर्स और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों को सर्व कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों को एस्टैब्लिश कर चुका है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर भी अगर देखिएगा तो उसका डिमांड जो है क्रिएट करता है कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म नीड का क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स के लिए। और वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस परफॉर्मेंस जो हेवीली डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल साइकिल और सीजनल डिमांड पर। और वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है रॉ मटेरियल और केमिकल इनपुट प्राइसेस के में वोलेटिलिटी होने के कारण। अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स या और रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा होगा एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स और रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन दोनों पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है, मतलब छोटी कंपनी अगर लार्ज ग्लोबल एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करे। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन केमिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सॉल्यूशंस के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स में एक्सपेंशन के कारण गाइस एक्सपोर्ट रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। स्पेशलिटी एग्रो केमिकल फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट कंपनी किया है, जिसे प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। और ग्लोबल फोकस इंक्रीज हो रहा है फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर, जिसके कारण गाइस लॉन्ग टर्म सेक्टर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है प्लांट न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में। और थ्रेट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज डोमेस्टिक या ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी से। वेदर पैटर्न्स और क्रॉप साइकिल्स के कारण जो एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने भी आपको बताया फर्स्ट हाफ में इसका नंबर हमेशा पीक पर होता है डिमांड, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है। और अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है अगर चेंज होता है इस गवर्नमेंट रेगुलेशंस में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के ऊपर, तो गाइस प्रोडक्ट अप्रूवल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो गाइस फार्मर्स का परचेजिंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशंस के कारण ऑपरेशनल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाइस लार्ज एग्रोकेमिकल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी जो है ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल क्रॉप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर, फोकस्ड है फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स पर। और अदर एग्रोकेमिकल फर्म से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फॉर्मुलेशन कैपेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन रीच इन तीनों पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीकल्चर एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल डिमांड, प्रोडक्ट इनोवेशन और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपेंशन पर। तो अगर हम बात करें आईपीओ का तो रिसेंट देखिए कंपनी का जो प्राइस बैंड है ना ठीक ठाक रखा गया है, थोड़ा सा फुली प्राइस रखा गया और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।